प्यारे बच्चों, क्लास 10th के मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर रियल नंबर के तीसरे वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। इसमें लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ संख्या दी गई हैं 12, 15 और 21, 17, 30 और 29, 8, 9 और 25। ये तीनों प्रश्नों के हमें HCF और LCM ज्ञात करने हैं। ठीक, तो चलिए हम इसको हल करते हैं। यहाँ 12 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ हम 2 से भाग देंगे, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे हम, 2 तिहाई 6। यहाँ हो जाएगा 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3। इसे आप 2 पे पावर 2 और फिर गुना 3 लिख सकते हैं। यहाँ 15 दिया हुआ है तो हम 15 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये 3 से आसानी से भाग लग जाएगा, 3 × 5 = 15 होता है। 15 बराबर 3 गुने 5 हमारा हो जाएगा। ठीक, फिर 21 दिया हुआ है तो 21 बराबर हम लिखेंगे 3 सते 21। तो यहाँ 21 बराबर हो जाएगा 3 गुने 7। तो यहाँ हमें HCF निकालना था, तो आप लिखेंगे HCF बराबर, आप जानते हो कि HCF बराबर होता है प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घातों का गुणनफल। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सबसे छोटी घात क्या है, ये है 3 पर पावर 1, फिर 3 पर पावर 1, फिर 3 पर पावर 1। मतलब तीनों में जो है ये 3 और ये 3, 12, 15 और 21 में तीनों में 3 ही आ रहा है। इसलिए हमारा HCF जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। और LCM निकालेंगे तो LCM बराबर हो जाएगा हमारा, आप जानते हैं कि LCM बराबर होता है प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। तो यहाँ देख रहे हैं 2 का अधिकतम घात 2 है, तो 2 पे पावर 2 हो जाएगा। फिर देख रहे हैं 3 है तीनों में, तो 3 लिखेंगे। फिर 5 हमारा हो जाएगा, फिर 7 है तो 7 लिख देंगे। ठीक, अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4, 4 3 12, 12 × 5 = 60, और 60 में 7 से जब गुना करेंगे तो 6 7 42, 420। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम 2 नंबर को हल करेंगे। 2 नंबर में दिया हुआ है 17, 23 और 29। इसका भी हमें क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हो कि ये तीनों ऑलरेडी अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए HCF बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। और यहाँ LCM बराबर जब हम लिखेंगे तो LCM में क्या होगा, ये तीनों आपस में गुना हो जाएगा। 17 गुने 23 गुने 29, ये जब आप आपस में इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 11,339। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। यहाँ पर 8, 9 और 25 है, तो हम क्या करेंगे, 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, फिर हमारा 2 दूनी 4 हो जाएगा। आप यहाँ लिखेंगे 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2। आप यहाँ लिख सकते हो 2 पर पावर 3। ठीक है, इसी तरह से 9 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये कटेगा 3 तिहाई 9। यहाँ 9 बराबर आप लिखेंगे 3 गुने 3, अर्थात 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर 25 दिया हुआ है, तो हम 25 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये 5 × 25 हो जाएगा। 25 बराबर हमारा होगा 5 गुने 5। आप इसे 5 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, HCF। तो हम यहाँ लिखेंगे HCF बराबर, तो आप जानते हो कि HCF बराबर होता है प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 2 पर पावर 3 है, 3 पर पावर 2 है, 5 पर पावर 2 है, अर्थात कोई टैली नहीं कर रहा है।
तो इसका HCF 1 हो जाएगा। और LCM बराबर जब हम ज्ञात लिखेंगे यहाँ पर, तो LCM बराबर हो जाएगा ये 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 2 फिर गुने 5 पर पावर 2। ठीक है, तो यहाँ एक स्टेप और लिखेंगे। यहाँ 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो आप जानते हो कि 25 बटे 200 और 200 में 9 से जब हम गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1800। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि HCF 306 और 657 बराबर 9 और LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें HCF का मान जो है 9 मालूम है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसे हम हल करते हैं। आप जानते हो कि जब हमें दो संख्याएं मालूम हो और उसका HCF मालूम हो तो हम LCM आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ लिखेंगे LCM 306 और 657 बराबर आप लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। यहाँ हम लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बाई HCF। ठीक है, तो दोनों संख्याएं कितना दी गई हैं, यहाँ 306 है और गुना यहाँ पे 657 दिया गया है और हमारा HCF कितना है, 9 है। तो आप आसानी से 9 से इसे काटेंगे, 9 सते 63, 65 से 63 गया 2, 2 पर आया 7 27, फिर 9 तिरका 27। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या बच गया, 306 और गुना 73 बचा। जब इसे आप गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 22,338। ठीक है, यही आपका LCM हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये हमें देखना है। तो चलिए हम यहाँ पे हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद हम यहाँ लिखेंगे कि यदि n के किसी मान के लिए n के किसी मान के लिए 6 पर पावर n अंक 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में में 2 और 5 अवश्य हों। 2 और 5 अवश्य हों, अर्थात 6 पर पावर n बराबर 2 गुने 3 पर पावर n होगा, बराबर 2 पर पावर n गुने 3 पर पावर n। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 6 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 ही आ रहा है। ठीक है, लिखेंगे हम यहाँ पर, यहाँ हम देख रहे हैं कि 6 पर पावर n अंक के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और
3 ही आ रहा है, केवल 2 और 3 ही आ रहा है। तो गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसके लिए 6n अंक 0 पर समाप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा कि यदि n के किसी मान के लिए 6n अंक 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य हों, अर्थात 6n बराबर 2 गुना 3n, आप इसे 2n गुना 3n लिख सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि 6n अंक के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 ही आ रहा है। तो गणित के आधारभूत प्रमेय कहता है कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसके लिए 6n अंक 0 पर समाप्त होता है। ठीक है, अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अर्थात यहाँ पे दिया हुआ है कि ये संख्या और ये संख्या, ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं ही हैं, लेकिन क्यों है यही हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम हल लिखने के बाद लिखेंगे 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13। ठीक, तो हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों में 13 उभयनिष्ठ है तो यहाँ ले लेंगे कॉमन, हमारा हो जाएगा 7 गुने 11 और जोड़ यहाँ हमारा 1 हो जाएगा। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि इसमें 13 क्या आ गया, गुणनखंड आ गया। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि दी गई संख्या का एक गुणनखंड तेरह है, इसलिए यह संख्या 13 से विभाज्य है। ठीक, इसी प्रकार हम यहाँ 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 लिखेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि दोनों में 5 उभयनिष्ठ है तो यहाँ कॉमन ले लेंगे, हमारा यहाँ हो जाएगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस 1। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं चूँकि दी गई संख्या, लिखेंगे हम यहाँ पर दी गई संख्या का एक गुणनखंड पाँच है। दी गई संख्या का एक गुणनखंड क्या है जी, 5 है, इसलिए यह संख्या 5 से
विभाज्य है, विभाज्य है या विभाज्य होगी लिखेंगे। अतः दी गई दोनों संख्याएं भाज्य हैं। ठीक है, इस तरह से यह हमारा साबित हो गया। अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, एक खेल का मैदान है जिसके चारों तरफ क्या है, एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है। ठीक है, तो अगर यहाँ से सोनिया चलती है और चल के यहाँ पहुँचती है, ऐसे चलती है सोनिया और फिर यहाँ पहुँचती है, तो उसको कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट। ठीक है, और फिर रवि भी यहीं से चलना प्रारंभ करता है, फिर वो ऐसे चल के यहाँ पहुँचता है, तो उसको 12 मिनट का समय लगता है। तो ये कह रहा है कि कितने समय के बाद वे दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 18 मिनट और ये 12 मिनट जो दिया हुआ है, दोनों का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो आप 18 का एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से, यहाँ 2 9 18, फिर 3 तिहाई 9, हमारा यहाँ हो जाएगा 18 बराबर 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, फिर यहाँ 12 दिया हुआ है, तो 12 बराबर लिखेंगे 2 6 12, फिर 2 तिहाई 6, फिर हमारा यहाँ हो जाएगा 12 बराबर 2 गुने 3। यहाँ एक स्टेप और लिख सकते हो आप, 2 गुने 3 का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर गुने 3। ठीक है, तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो एलसीएम बराबर आप जानते हो कि दोनों में जो अधिकतम घात होती है उसी का गुणनफल होता है एलसीएम। तो यहाँ 2 पर पावर 2 है, यहाँ 1 है तो अधिकतम 2 है, तो ये लिखेंगे। फिर यहाँ 3 का घात 2 है, यहाँ 1 है, इसका घात 1 है, तो यहाँ हमारा ये वाला हो जाएगा। फिर यहाँ क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, अर्थात ये 36 आ गया। तो देखिए सोनिया और रवि दोनों 36 मिनट के बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, अतः कहता है यहाँ पर कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम लिखेंगे, अतः 36 मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।